मोतीलाल ओसवाल एएमसी के द्वारा मल्टी कैप कैटेगरी का एक नया एनएफओ लॉन्च किया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें आप 28 मई से लेकर के 11 जून 2024 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका एनएवी का रेट देखेंगे तो 10 रुपये प्रति यूनिट है, और जो यूनिट आपको अलॉट किए जाएंगे वो 18 जून 2024 को अलॉट किए जाएंगे। ये एक नया प्रोडक्ट है। क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एनएफओ होता क्या है। देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है, जिसे हम लोग एएमसी बोलते हैं, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो एक एसेट के तौर पर जाना जाता है, और उन पैसे को जो मैनेज करके इन्वेस्ट करती है उसी को एएमसी बोलते हैं। ठीक है। अब कोई भी जो एएमसी होती है, जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है, पहली बार मार्केट में उतारती है, तो उसे एनएफओ बोलते हैं, यानी कि न्यू फंड ऑफर या फिर न्यू फंड ऑफरिंग। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको शेयर मार्केट से समझना होगा, तभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी कोई कंपनी है, और ये अपने शेयर्स को बेच करके कुछ फंड रेज करना चाहती है। कोई भी कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए या फिर किसी भी नए सब्सिडरी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उनको बहुत बड़े मात्रा में पैसे की जरूरत पड़ती है। अब एबीसी कंपनी को भी मान लीजिए पैसे की जरूरत है, तो वो पैसे कहाँ से रेज कर सकती है? या तो वो बैंक के पास जा सकती है और बैंक से लोन ले सकती है, लेकिन जो भी बैंक से वो पैसे उठाएंगे वो उनको लौटाना होगा। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि एबीसी कंपनी जो है वो अपने कंपनी का जो इक्विटी है, यानी जो हिस्सेदारी है, वह पब्लिक में बेच दे और पब्लिक से फंड रेज कर ले। इससे फ़ायदा ये होगा कि एबीसी कंपनी का कुछ पार्ट वह सेल आउट करके फंड को रेज कर सकती है, और ये जो पैसे वो कलेक्ट करेगी वो पब्लिक को लौटाना नहीं पड़ेगा। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि फिर पब्लिक को क्या फ़ायदा है? पब्लिक को ये फ़ायदा है कि इस एबीसी कंपनी का इक्विटी वो ले सकते हैं, यानी हिस्सेदारी ले सकते हैं। यानी जिस प्रकार से कंपनी का परफॉर्मेंस होगा, जो भी पैसे दे करके वह कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, उन कंपनी के शेयर्स के प्राइस भी बढ़ेंगे और उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। अब जिस प्रकार से लोग एफडी में, आरडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर जो रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलता है 6 से 7%, वो कई बार देखा गया है कि इन्फ्लेशन तक को भी बीट नहीं कर पाता है। यानी जिस रेट से आपका पैसा ग्रो कर रहा है एफडी आरडी में, उतना इन्फ्लेशन रेट है, यानी उतने दर से महंगाई बढ़ जा रही है हर साल। तो आपका पैसा एक्चुअली में उतने अच्छे रेट से ग्रो नहीं कर पा रहा है, और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो आपका पैसा जो आज आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए आज कोई एक वस्तु है जिसका प्राइस 100 रुपया है और आपके पास 100 रुपया ही है, तो आज के डेट में ये वस्तु आप खरीद पाएंगे। लेकिन मान लीजिए 1 साल बाद 6% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से इस वस्तु का दाम महंगाई बढ़ने की वजह से 106 रुपया हो गया, और आपने अगर 100 रुपया एफडी में डाला होता और 1 साल बाद आपको 107 रुपया मिल रहा होता, तो एक्चुअली में 1 साल बाद आप इस वस्तु को ही केवल खरीद पा रहे हैं। आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, क्योंकि वस्तु का दाम भी तो बढ़ करके 100 से 106 हो गया, और आपका प्राइस का वैल्यू भी बढ़ करके 106 रुपया 107 रुपया हो गया। तो आज भले ही आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके आपको लग रहा होगा कि हमें 6 रुपया 7 रुपया ब्याज मिल रहा है 100 रुपये पर, लेकिन एक्चुअली वो ब्याज नहीं है, वो इन्फ्लेशन के बराबर है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ महंगाई को आप एडजस्ट कर पा रहे हैं एफडी और आरडी में। इस हिसाब से हमें किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ना होता है जो कि हमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद से कुछ अच्छा रिटर्न हमें कमा करके दे, ताकि हमारा पैसा ग्रो करे। ठीक है। तो उस दौरान हमें इक्विटी की तरफ आना ही पड़ेगा। इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट होता है, डायरेक्टली या तो आप कंपनी के शेयर को परचेज करके कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर कंपनी को चूंकि फायदा ये था कि जो भी पैसा वो रेज कर रहे हैं वो उनको लौटाना नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने कंपनी की हिस्सेदारी बेची है, और पब्लिक को चूंकि बैंक में एफडी आरडी से ज्यादा रिटर्न मिल जा रहा है, इसलिए पब्लिक भी यहां पर आईपीओ परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड होती है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहां पर जो कंपनी है डायरेक्टली पब्लिक को अपने कंपनी का हिस्सेदारी यानी कि शेयर्स सेल कर रही है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मार्केट। ध्यान से समझिएगा, इसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट मार्केट। फर्स्ट मार्केट में क्या होता है कि जो कंपनी होती है वह डायरेक्टली अपने कंपनी के हिस्सेदारी यानी कि शेयर्स को बेच रही होती है, किसे? पब्लिक को बेच रही होती है, इसीलिए इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। अब जब ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से कंपनी का शेयर्स, ध्यान से सुनिए, कंपनी का शेयर पब्लिक को अलॉट हो गया, अब कंपनी का शेयर जिस प्रकार से बढ़ेगा, अब जब कोई भी पब्लिक, कोई भी इंडिविजुअल पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर खरीदने में, तो जाहिर सी बात है इस इन्वेस्टमेंट पर जब उसे अच्छा ग्रोथ मिलेगा तो ये सेल आउट करके अपने रिटर्न को कमाना चाहेगा। तो ये शेयर अब कहाँ पर बेचेगा? ये शेयर बेचेगा सेकेंडरी मार्केट में।
सेकेंडरी मार्केट में इससे पहले हमने देखा था, ये फर्स्ट मार्केट में क्या हो रहा था, फर्स्ट मार्केट में डायरेक्टली कंपनी का इन्वॉल्वमेंट था पब्लिक को शेयर बेचने में, लेकिन जब ये शेयर आ गया पब्लिक के पास तो अब ये डायरेक्टली कंपनी को इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है खरीदने या फिर बेचने में। अब ये शेयर मार्केट में इस कंपनी के शेयर को लिस्ट कर दिया जाता है, जिसमें बीएसई और एनएससी के साथ ये कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है और इनके शेयर्स वहाँ पर लिस्ट किए जाते हैं ट्रेड करने के लिए। वहाँ पर इसे सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। जो भी आप ट्रेड करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट है, यानी कि पब्लिक जो कि यहाँ पर शेयर ओन की हुई है डायरेक्टली कंपनी से लेकर के, अब वह सेकेंडरी मार्केट में अपने शेयर को खरीद या फिर बेच सकती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से पहली बार कंपनी अपने शेयर को लॉन्च करती है, आईपीओ जाना जाता है नाम से, उसी प्रकार से जब कोई एएमसी म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी जब पहली बार कोई नया प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड का लॉन्च करती है तो उसे एनएफओ बोलते हैं, न्यू फंड ऑफरिंग। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि एबीसी कंपनी ने अगर अपना शेयर लॉन्च किया, ठीक है, एबीसी कंपनी ने अपना शेयर लॉन्च किया, तो यहाँ पर आप अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअल आप यहाँ पर इसमें पैसा डायरेक्टली आप डाल रहे हैं। लेकिन कई कंपनीज के शेयर्स ऐसे हैं जो कि 1-1 लाख रुपए तक के आते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास इतना पैसा नहीं होगा तो अगर वो चाहकर भी अगर शेयर खरीदना चाहे तो वो नहीं खरीद सकता, क्योंकि शेयर में जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 0.5 शेयर दे दिया जाए 50,000 में या फिर 0.1 शेयर दे दिया जाए 10,000 में। आपको कंप्लीट एक शेयर यानी एक के मल्टीपल में आपको खरीदना होता है। तो जब जाहिर सी बात है आपके पास 1 लाख रुपया होगा तभी तो वहां पर उस कंपनी के शेयर को आप परचेज कर पाएंगे। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए यहां पर म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था। म्यूचुअल फंड में जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट होगा, म्यूचुअल यानी कि कई लोगों का मिला जुला हुआ ग्रुप। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे इन्वेस्टर, कोई 500 रुपया मिला रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, कोई 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कोई 100 रुपया इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो ऐसे बल्क में बहुत सारे पब्लिक होते हैं और ऐसे पब्लिक का पैसा कलेक्ट करती है ये एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी। अब कलेक्ट करते करते मान लीजिए इनके पास 5 लाख रुपया हो गया, सभी पब्लिक का मिलाकर के इनके पास 5 लाख रुपया हो गया। अब कोई कंपनी जिसका शेयर का प्राइस 1 लाख रुपया था, तो ये कंपनी क्या कर सकती है, एएमसी जो है वो क्या करेगी, इस कंपनी का जो शेयर प्राइस 1 लाख रुपया था 5 लाख इन्वेस्ट करके 5 शेयर वो खरीद लेगी। और जो भी पब्लिक इसमें 500 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 1,000 इन्वेस्ट किए थे, तो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हिसाब से जो भी ये अर्न करेगी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है। यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी क्या करती है कि ये भी डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक्स में ही पैसे लगाती है, कंपनी के शेयर ही परचेज करती है, लेकिन पब्लिक से छोटे छोटे अमाउंट कलेक्ट करती है। जितना भी आप एसआईपी के माध्यम से या फिर लमसम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस पैसे को कलेक्ट करके और उसके बाद वह इस पूरे फंड को मैनेज करती है। इसीलिए इसे एएमसी बोलते हैं, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट यानी कि आपका जो पैसा है वो उनके लिए एसेट हो गया और उनको मैनेज कर रही है, इसीलिए एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि एनएफओ होता क्या है। ठीक है, यानी कि ये सीधे तौर पर समझिए कि ये म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन जब पहली बार पब्लिक को ऑफर किया गया कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस नए प्रोडक्ट में जो कि मोतीलाल ओसवाल लॉन्च कर रहा है, तो यहां पर जब पहली बार ये कैटेगरी का म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया तो इसे एनएफओ बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद से सवाल ये आता है कि जो यहाँ पर एनएवी दिखाया जा रहा है, एनएवी क्या होता है, तो एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। यानी कि कोई भी जैसे कंपनी का शेयर आप खरीद रहे हैं तो उस कंपनी का शेयर का एक प्राइस होगा। जैसे मान लीजिए कि आप टॉफी खरीदने जा रहे हैं, आप 10 रुपये का टॉफी खरीदना चाहते हैं, तो पहले आप पूछते हैं कि एक टॉफी का प्राइस क्या है। मान लीजिए 2 रुपये है तो आपको कितने टॉफी मिलेंगे, टोटल जो आपका पास पैसा था 10 रुपया, उसमें एक टॉफी के प्राइस से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो टोटल हमें कितने टॉफी के यूनिट मिलेंगे ये हमें पता चल जाएंगे। एनएवी भी हमें ये बताता है कि इस एनएफओ जो लॉन्च किया गया है इसके एक यूनिट का कितना प्राइस है। मान लीजिए मैं यहां पर 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैं 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहता हूं और इसका एक यूनिट का प्राइस 10 रुपया है, तो 10 से इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि 100 यूनिट हमें अलॉट कर दिए जाएंगे। कब अलॉट किए जाएंगे, जब अलॉटमेंट डेट ये आएगा, तो उस दिन हमें, अगर हमने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो हमें 100 यूनिट अलॉट कर दिए जाएंगे। एक्चुअली में इसे एनएवी कहना गलत होगा, क्योंकि जब भी कोई म्यूचुअल फंड एनएफओ के तौर पर लॉन्च होती है तो वो इशू प्राइस बोला जाता है उसको, यानी कि पब्लिक के बीच इसे इशू किया जा रहा है किस प्राइस पर, और जनरली जो भी एनएफओ आएगा वो 10 रुपये पर ही इशू किया जाता है। एनएवी कब तय होता है, जब पब्लिक को जो यूनिट्स हैं जब अलॉट हो जाते हैं उसके बाद से एनएवी तय किया जाता है। अब एनएवी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल
जो कंपनी के पास फंड आए, जैसे मान लीजिए किसी ने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, किसी ने 50 रुपये इन्वेस्ट किया, किसी ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया। यहाँ पर हालांकि मिनिमम इनके द्वारा तय किया गया कि 500 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है। तो कोई 500 किया, कोई 1000, कोई 2000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1,00,000। इस प्रकार से जितने भी इनके पास फंड कलेक्ट होगा, यानी टोटल इनके पास क्या आ जाएगा, एसेट आ जाएगा, टोटल एसेट आ जाएगा, माइनस इसमें से लाइबिलिटीज को ये घटा देते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज जितनी भी होगी इनकी घटा दी जाएगी। अब लाइबिलिटीज क्या होती है, तो लाइबिलिटीज का मतलब कि जो भी इनकी देनदारी है, यानी कि अगर ये कहीं से लोन उठाए होंगे या फिर इनके जो भी खर्चे होंगे इनके फंड मैनेजर के ऊपर सैलरी के तौर पर, या फिर जो भी इनके खर्चे होंगे, इन सबको लाइबिलिटीज बोला जाता है। और डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, टोटल नंबर ऑफ यूनिट से। तो जो भी वैल्यू आएगी वो एनएवी बोला जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो एनएवी बोला जाएगा। अब लाइबिलिटीज में ही जो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है वो यहाँ पर माइनस किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से ये जो एनएवी लिखा गया है ये एक्चुअली में गलत है। ये पहले इशू प्राइस होता है जो कि फिक्स होता है, प्रत्येक एनएफओ का 10 रुपये ही होगा। और जब ये अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद से इसका एनएवी तय किया जाता है। टोटल इनके पास जो फंड आया होगा, यानी टोटल जो एसेट आया है, और उसमें से इनकी लाइबिलिटीज घटा दी जाएगी और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करके एनएवी रेट तय किया जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। इसके कुछ और फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी आपको एक्सपेंस रेशियो के तौर पर एनए दिख रहा होगा। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी एक सालाना फीस हमसे लेती है हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। जाहिर सी बात है, आपके फंड को वो मैनेज कर रही है, आपके बिहाफ पर आपका इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो आपसे कुछ ना कुछ तो फीस लेगी। फ्री में तो कोई भी कंपनी काम नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है, अभी यहाँ पर एनए शो कर रहा है। जब भी ये फंड में यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं उसके बाद जो एएमसी होती है वो तय करती है कि हम इसका कितना एक्सपेंस रेशियो रखना चाहते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंस रेशियो 0.1% से लेकर के 1% के बीच में लगभग होता है सभी एएमसी का। ठीक है, इसके बाद से अगर हम लोग बात करें एग्जिट लोड की, यानी कि मान लीजिए कि आपने एनएफओ में पैसा लगा दिया, उसके बाद से आप अगर पैसा निकालते हैं तो क्या आपके चार्ज कटेंगे? अगर आप पैसा जिस दिन लगाएं उस दिन से 15 दिन के अंदर ही अगर पैसे को रिडीम करते हैं तो टोटल रिडीम्शन अमाउंट पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक है, 1,00,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया और 15 दिन के अंदर ही अगर आप पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो इसका 1% निकाल दीजिए, यानी कि 1,000 रुपया आपका कट जाएगा, 99,000 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन अगर आप 16वें दिन पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो 16वें दिन पूरा का पूरा 1,00,000 रुपया आपका लौटा दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए, अब यहाँ पर जब यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं तब ये जिन भी कंपनी के शेयर्स में ये पैसे इन्वेस्ट किए होंगे उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रत्येक दिन आपका जो एनएवी है वो तय किया जाता है। अब फंड मैनेजमेंट कंपनी जो है, एएमसी जो है, इसके कुछ और महत्वपूर्ण डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जो स्टार्ट हुआ था ये कंपनी, ये 2009 में 29 दिसंबर को ये कंपनी स्टार्ट हुई थी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को लेकर के। यानी कि आज हम लोग 2024 में हैं, ऑलमोस्ट 15 साल का समय इनको हो चुका है। 15 साल का समय इनके पास हो चुका है। और टोटल एवीएम जो है सभी प्रोडक्ट्स को मिलाकर के इनके पास जो है फंड जो है जिसे ये मैनेज करते हैं 51,739 करोड़ का है। यानी बहुत बड़ी मैनेजमेंट कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, और एसेट के मामले में इंडिया में ये 19वें नंबर पर आती है। यानी टोटल जितनी भी एएमसीज हैं जो फंड को मैनेज कर रही हैं, फंड के मामले में ये 19वें रैंक पर आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनएफओ के तौर पर इनका प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है मल्टी कैप कैटेगरी का, ये किस बेंचमार्क को फॉलो करेगा? तो ये निफ्टी 500 मल्टी कैप को फॉलो करेगा। अब ये बेंचमार्क क्या होता है? तो कोई भी म्यूचुअल फंड जो होती है उसका परफॉर्मेंस हम लोग उसके बेंचमार्क से तुलना करके कंपेयर करते हैं। जैसे आप इसको आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए कि आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ाई करते होंगे तो उस समय पासिंग मार्क्स एक तय होता था प्रत्येक सब्जेक्ट में, मान लीजिए 33%। अगर आप 33% से ऊपर पाए हैं तो उस कंडीशन में क्या बोला जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस ठीक है, आप पास माने जाएंगे। लेकिन अगर 33% से नीचे है तो ये माना जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और आप फेल माने जाएंगे। उसी प्रकार से बेंचमार्क जो होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का, वो जिस प्रकार से परफॉर्म कर रही होती है, ध्यान से सुनिएगा, वो जिस प्रकार से परफॉर्म कर रही होती है, यानी जितना रिटर्न दे रही है उससे ज़्यादा अगर ये म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी का ये प्रोडक्ट मल्टी कैप कैटेगरी का अगर उससे ज़्यादा हमें रिटर्न बना करके दे रहा है तो ये माना जाएगा कि ये अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है। यानी कि
33% से ऊपर माना जाएगा, यानी कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यानी कि हम कैसे तुलना कर रहे हैं, इसके बेंचमार्क से। इसमें नंबर में हम लोग कैसे तुलना करते थे, 33% से। उसी प्रकार से ये तुलना करने का एक पैरामीटर होता है कि हम इससे तुलना करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है वो उसका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो इसका परफॉर्मेंस किससे नापा जाएगा, निफ्टी 500 से। अब निफ्टी 500 ही क्यों लिया गया, इसको समझने के लिए आपको इस म्यूचुअल फंड के नाम पर ध्यान देना होगा। इसका नाम रखा गया है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। यहां पर मल्टी कैप अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये बेंचमार्क क्यों डिसाइड किया गया ये समझ में आ जाएगा। मल्टी कैप का मतलब ये होता है, जैसे कि देखिए, जो भी म्यूचुअल फंड एमसीज होती हैं वो 3 प्रकार के कैपिटलाइजेशन से संबंधित कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट करती हैं। अब ये कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो पर्टिकुलर किसी कंपनी का जितना भी पब्लिक डोमेन में शेयर्स है और पर यूनिट शेयर का जो प्राइस है, यानी टोटल पब्लिक डोमेन में जितना शेयर है और एक शेयर का जो प्राइस है, मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी, ध्यान से सुनिएगा, एबीसी कंपनी है, इसके टोटल 1 लाख मान लीजिए कि शेयर हैं पब्लिक डोमेन में, और एक शेयर का प्राइस पर शेयर प्राइस जो है वो मान लीजिए 10 रुपया है, तो टोटल इसका कैपिटलाइजेशन कितना बोला जाएगा, इसका टोटल यूनिट जो शेयर का है और टोटल जो एक शेयर का प्राइस है, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 लाख की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 लाख की वैल्यू आ जाएगी। तो इस कंपनी का कैपिटलाइजेशन कितना बोला जाएगा, 10 लाख का बोला जाएगा। यानी कि टोटल कंपनी का जितना भी शेयर्स होगा और उसके एक शेयर से मल्टीप्लाई करके उस कंपनी का कैपिटलाइजेशन निकल जाता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये म्यूचुअल फंड जो है, जो एनएफओ के तौर पर लॉन्च की जा रही है, ये मल्टी कैप कैटेगरी का है। यानी कि जो लार्ज कैप की कंपनी होगी, जो मिड कैप की कंपनी होगी और जो स्मॉल कैप की कंपनी होगी, तीनों में इनका पैसा जाएगा। अब लार्ज कैप की कंपनी किसे बोलते हैं, तो ऐसी कंपनियां जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कंपनियां जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है उसे लार्ज कैप की कंपनी बोलते हैं। मिड कैप की कंपनी किसे बोलते हैं, ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ज़्यादा और 20,000 करोड़ के बीच में होता है, इसे हम लोग मिड कैप की कंपनी बोलते हैं। और स्मॉल कैप की कंपनी किसे बोलते हैं, ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से कम होता है उसे हम लोग स्मॉल कैप की कंपनी बोलते हैं। अब मल्टी कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड होगा, एमसी किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करेगी, जो भी इनके पास एसेट आएगा, जो भी इनके पास टोटल एसेट आएगा उसका 25%, ध्यान से सुनिएगा, उसका मिनिमम 25% इन्हें कहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा, इन्हें लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना होगा। उसका 25% कहाँ पर, कम से कम 25% टोटल एसेट का इनको मिड कैप में, और टोटल एसेट का कम से कम 25% इनको इन्वेस्ट करना होगा स्मॉल कैप की कंपनी में। अब यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे तो अभी केवल 75% ही हो रहा है। बाकी का जो 25% बचा उसके लिए कोई भी शर्त नहीं है। वो अगर एएमसी चाहे तो इस पूरे को उठा करके लार्ज में डाल सकती है, या फिर मिड में डाल सकती है, या फिर स्मॉल कैप की कंपनी में डाल सकती है। और यहाँ पर जो टोटल 75% इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट किस प्रकार का बोला जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी बोला जाएगा, यानी कंपनी की डायरेक्ट हिस्सेदारी ली जा रही है। ये जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्ट किया गया अमाउंट है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। यानी कंपनी जिस प्रकार से परफॉर्म करेगी उसके हिसाब से आपका पैसा बढ़ेगा या फिर घट सकता है। और साथ ही साथ एक और इन्वेस्टमेंट होता है जो कि रिस्क फ्री होता है, जिसे हम लोग डेट बोलते हैं। डेट में क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, कारपोरेट बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया। जिस प्रकार से कारपोरेट आपसे फंड इकट्ठा करने के लिए अपने कंपनी के शेयर्स को मार्केट में उतारती है, उसी प्रकार से गवर्नमेंट अपने कामों को, जो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए फंड की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ये भी पब्लिक से लोन लेते हैं, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या फिर अन्य कामों के लिए। तो ये क्या करते हैं कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करते हैं या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हैं, जिस पर एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हमें रिटर्न देखने को मिलता है। तो ये जो फिक्स है, चूंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न फिक्स है, इसलिए ये सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और हो सकता है कंपनी एएमसी जो 25% बचा है वो डेट में भी डाल सकती है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि डेट का परफॉर्मेंस इस समय अच्छा हो सकता है तो। ठीक है, तो ये कंपनी पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये तय है कि लार्ज में मिनिमम 25% रखना है, मिड में मिनिमम 25% रखना है और स्मॉल में मिनिमम 25% रखना है। किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में, मल्टी कैप के म्यूचुअल फंड में। और ये मोतीलाल ओसवाल का जो नया एनएफओ लॉन्च हो रहा है वो मल्टी कैप का ही है, यानी कि जो भी आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे वह इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब सवाल आता है कि क्या हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अथवा नहीं।
देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही कोई मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास मल्टी कैप कैटेगरी का नहीं है और अगर आप तीनों का एक्सपोजर एक ही म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट से लेना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि इसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटेजी है वो आपको फ्लैक्सी कैप में भी देखने को मिलेगा। फ्लैक्सी कैप में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, अभी चूंकि यहां पर शर्त है कि 25-25-25 आपका लार्ज मिड और स्मॉल में होना ही चाहिए, लेकिन कई बार देखा गया है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में कोई एक कैपिटलाइजेशन से संबंधित कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। जैसे 2023 में आप देखेंगे तो मिड कैप की कंपनी और स्मॉल कैप की कंपनी में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी, लेकिन उसकी तुलना में लार्ज कैप कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। तो फ्लैक्सी कैप की कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 25% लार्ज में रखना ही रखना है। वहां पर शर्त यह होती है कि टोटल जो आपका एसेट होगा उसका मिनिमम 65% आपको इक्विटी में डालना है। अब इक्विटी के लार्ज मिड या फिर स्मॉल का कोई भी यहां पर शर्त नहीं होता है। तो अगर किसी एएमसी को यह लगता है फ्लैक्सी कैप के म्यूचुअल फंड में कि इस समय लार्ज कैप परफॉर्म नहीं कर रही है और मिड कैप अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो वो 65 का 65% टोटल एसेट का उठा करके मिड कैप में डाल सकती है। अगर उसे यह लगता है कि लार्ज कैप कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो पूरा का पूरा पैसा उठा करके 65% वो लार्ज कैप की कंपनी में डाल सकती है। तो फ्लैक्सी कैप की कैटेगरी वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके फंड को अच्छे तरीके से एलोकेट करने में, अगर फंड मैनेजर को लगता है तो। ठीक है, तो दोनों को आप कंसीडर कर सकते हैं, मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप दोनों को। और इसके बाद से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि चूंकि यहाँ पर जो इनका इनिशियल प्राइस है वो मात्र 10 रुपया है, बाकी के कंपनी का अगर आप एनएवी देखेंगे तो किसी का 100 रुपया पहुँच चुका होगा, किसी का 200 रुपया पहुँच चुका होगा, किसी का 276, मतलब कुछ भी हो सकता है। एनएवी रेट तो डेली का सेट होता है, डेली का घटता बढ़ता रहता है। तो लोगों को ये लगता है कि इसका जो रेट है वो 10 रुपया हमें मिल रहा है तो ये सस्ता होगा और इस पर हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा भविष्य में जब इसकी रेट बढ़ेगी। ऐसा देखिए, एनएवी का जो रेट है, अगर कोई म्यूचुअल फंड अगर कम एनएवी रेट पर मिल रहा है और कोई दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी है उसी कैटेगरी का अगर सेम से ज़्यादा एनएवी रेट पर मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा और ऐसा नहीं होगा कि ये आपको कम रिटर्न बना करके देगा। अगर दोनों कंपनी का, दोनों प्रकार के म्यूचुअल फंड का, जिसका एक का एनएवी इतना है और एक का एनएवी इतना है, अगर इनका पोर्टफोलियो अगर सेम है तो एनएवी कितना भी रहे आपको रिटर्न सेम देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिए, एनएवी कितना भी रहे आपको रिटर्न सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम कंपनी में, जब कंपनी सेम रेट से परफॉर्म कर रही है तो जाहिर सी बात है आपका एनएवी का रेट कुछ भी हो वो तो डिपेंड करेगा ना। एनएवी कैसे तय हो रही है? एनएवी तय हो रही है टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब कोई एक अलग एएमसी है तो उसके लिए एसेट अलग हो सकता है, उसके लिए लाइबिलिटीज अलग हो सकती है, उसके लिए नंबर ऑफ यूनिट्स अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार से कोई दूसरी एएमसी है तो उसके लिए एसेट अलग हो सकता है, लाइबिलिटीज उनके लिए अलग हो सकती है और उनके लिए नंबर ऑफ यूनिट्स अलग हो सकता है। तो जाहिर सी बात है सबका एनएवी का रेट तो अलग अलग आएगा ना। अगर एक ही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है तो भी, तो एनएवी के रेट पर कभी भी हमारा रिटर्न जो है वो डिसाइड नहीं होता है। तो आप ये देख करके कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर 10 रुपया है तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और यहाँ पर इतना रुपया है एनएवी का रेट तो हमें कम रिटर्न देखने को मिलेगा। एनएवी से कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है आपके रिटर्न पर। ठीक है, अगर पूरे वीडियो को समराइज करते हुए एक फाइनल वर्डिक्ट देना रहे कि क्या आपको इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अथवा नहीं, तो मोतीलाल ओसवाल जो एएमसी है वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड और रेपुटेटेड एएमसी है। नो डाउट इनके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके लोगों को एक अच्छा रिटर्न बना करके दिया है। जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी का जो फंड है बहुत अच्छा कई सालों से वो रिटर्न बना करके दे रहा है और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर की तौर पर उभर करके आया है। इसके अलावा अन्य भी कैटेगरी में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, नो डाउट। लेकिन अगर आप मोतीलाल ओसवाल के किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आप जरूरी नहीं है कि इसका दूसरा भी प्रोडक्ट लें। कई बार ये होता है कि देखिए हमें डाइवर्सिफिकेशन करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप लार्ज में भी कुछ पैसे डालिए, मिड में भी कुछ पैसे डालिए, स्मॉल में भी कुछ पैसे डालिए, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप की कैटेगरी की जो भी म्यूचुअल फंड होंगे वो आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए रिस्की भी पोर्टफोलियो हो जाएगा। अब रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको लार्ज में भी एक्सपोजर लेना पड़ेगा। अब लार्ज में जब आप एक्सपोजर लेते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक तरीके से बैलेंस हो जाता है। उस कंडीशन में आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। अब यहाँ पर जो हम लोग रिस्क को मैनेज कर रहे हैं पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करके अब ये डाइवर्सिफिकेशन जो होगा केवल म्यूचुअल फंड वाइज नहीं होगा बल्कि एएमसी वाइज भी होगा। अब मान लीजिए कि मैं 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और तीनों, एक मैंने मान लीजिए मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप का लिया, एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का लिया और तीसरा मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप एनएफओ में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो इस दौरान होगा क्या कि मोतीलाल ओसवाल एएमसी से रिलेटेड
रिलेटेड अगर कोई निगेटिव खबर आती है तो उसका इंपैक्ट मेरे तीनों म्यूचुअल फंड पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तीनों म्यूचुअल फंड जो है वो मोतीलाल ओसवाल का ही लिया हुआ है। तो उस कंडीशन में स्मॉल कैप की कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, मिड कैप की कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, बावजूद इसके आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल जो एएमसी है उसमें ही निगेटिव खबर चल रही है। तो इस वजह से कभी भी आपको एक एएमसी का सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स नहीं लेने चाहिए। आपको एएमसी वाइज भी आपको डाइवर्सिफाई करके चलना है। अगर आपने किसी दूसरी कैटेगरी का मिड कैप लिया है, किसी दूसरी कैटेगरी कहने का मतलब कि किसी दूसरे एएमसी का अगर आपने मिड और स्मॉल में इन्वेस्टमेंट किया है और अब अगर आप मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप इनके एनएफओ को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा, जब भी किसी म्यूचुअल फंड को हम लोग एनालाइज करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम उसका अल्फा चेक करते हैं कि इसने अपने बेंचमार्क से ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है या नहीं, ये हमें अल्फा बताता है। बीटा हमें क्या बताता है? बीटा हमें ये बताता है कि ये अपने बेंचमार्क के तुलना में कितना वोलेटाइल है। जैसे देखिए, अब जितनी भी एएमसीज होती हैं वो पैसे को इन्वेस्ट करती हैं इक्विटी में भी और डेट में भी। अब डेट वाला जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो तो पूरी तरीके से सिक्योर है, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से आपको वहां पर रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन जो इक्विटी में जा रहा है पार्ट इन्वेस्टमेंट, वो रिस्की है। तो जब रिस्क लिया जा रहा है तो हम चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया जाए। तो कोई भी एएमसी रिस्क के ऊपर कितना रिटर्न ज़्यादा बना करके दे रही है, मतलब रिस्क फ्री अगर हटा दिया जाए तो कितना हमें ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रही है, वो हमारे लिए बेहतरीन होगा। और ये सारी चीज़ें हमारी डिसाइड होती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। यानी कि मान लीजिए एवरेज इस फंड ने इतना परफॉर्म किया, अब मान लीजिए मार्केट उठा तो कहीं ऐसा तो नहीं ये बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जा रहा है, और मार्केट गिरा तो ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा नीचे गिर जा रहा है। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि एवरेज रिटर्न से कितना ऊपर या फिर कितना नीचे ये फंड जा सकता है। तो और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद से बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, जैसे कि सॉर्टिनो रेशियो हो गया, इसके बाद से शार्प रेशियो हो गया, बहुत सारे और डेटा होते हैं, जैसे कि पीई रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है। इन सब के हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि क्या ये फेयर प्राइस पर हमें मिल रहा है या नहीं, या फिर आगे नेक्स्ट इसका परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। इसका पास्ट परफॉर्मेंस को हम लोग एनालाइज करके तय कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये एक नया प्रोडक्ट है, एनएफओ के तौर पर लॉन्च हो रहा है, यानी नया प्रोडक्ट है, तो इसका कोई भी पास्ट नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है। हालांकि जो ये एएमसी है वो रेपुटेटेड है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है पिछले कई सालों में, लेकिन इसके बेस पर हम किसी पर्टिकुलर किसी एक नए प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दें, ये समझदारी नहीं हो सकती है। इसलिए अगर आपका पहले से मल्टी कैप कैटेगरी के किसी दूसरे एएमसी में इन्वेस्टमेंट है तो आपको इस एएमसी के इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सपोजर ले चुका है मल्टी कैप कैटेगरी का, आपने ऑलरेडी एक्सपोजर लिया हुआ है। तो अब जरूरी नहीं है कि मल्टी कैप कैटेगरी का एक एनएफओ लॉन्च हुआ है तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करें। इसको 1 साल 2 साल 3 साल समय हो जाता है, उसके बाद हमारे पास कुछ डेटा आएंगे, उसके बाद एनालाइज करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टी कैप कैटेगरी नहीं है और इस कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रेपुटेटेड एएमसी है और इसने अन्य कैटेगरीज में भी अच्छा परफॉर्म करके लोगों को दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आपकी कैटेगरी और आपका रिस्क कैपिटाइट क्या है, आपने मल्टी कैप कैटेगरी में पहले से एक्सपोजर लिया है अथवा नहीं, उसके हिसाब से आपको खुद तय करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो भी मैं वीडियोज़ में आपको डेटा या फिर जो भी चीज़ें दिखा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, तो आप प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।